हमारी खाक से खुशबू वतन की आएगी, हमारी खाक से खुशबू वतन की आएगी, हमारा खून है शामिल इस वतन की मिट्टी में। मैं हूं डॉक्टर शबाना नाज और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात, जिसमें हम आपके साथ होते हैं हर पीर मंगल बुध 12 से 1 बजे के दौरान और लेकर आते हैं आपकी सेहत के लिए मुफीद मालूमात और मशवरे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नसरुल्लाह राना और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हम दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप जिस मकसद के लिए आप घर से निकले हैं, अल्लाह ताला उस मकसद में आपको कामयाब करे। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए है। और अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कानून का एहतराम कीजिए, सिग्नल्स का को देख के चलिए, क्योंकि रेड अगर सिग्नल है और आप सिग्नल को तोड़ के निकल जाते हैं तो यकीन जानें कि खुदा न खास्ता आपकी वजह से या आप ख़ुद भी उसकी वजह बन सकते हैं किसी हादसे की। तो इसलिए एहतियात कीजिए। आपकी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप महफूज हैं तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, और करने के लिए आपको हमेशा ही अल्लाह ताला के से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको हलाल रोज़ी के लिए अल्लाह ताला हमेशा ही बरकत डाले। हलाल रोज़ी के लिए ही तगदो करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी दुनिया और आखिरत संवारती है। आप हमारे साथ जुड़े होते हैं एक फ़ोन कॉल के ज़रिए, और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सिंध पुलिस FM 88.6 के प्लेटफॉर्म से। आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र जी। और आज मैं सुबह देख रही थी सऊदी अरब का आज कौमी दिन है, हमारी तरफ से उनको मुबारकबाद हो बहुत ज़्यादा। आजकल जो जैसा कल भी हम बात कर रहे थे कि सैलाब के बाद, बारिशों के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है डेंगी जो है वो बहुत तेज़ी से पूरे इस इलाके में फैल रहा है। ना सिर्फ पंजाब, ना सिंध, KP के हर जगह बड़ी तादाद में केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आज हम थोड़ी सी अवेयरनेस देंगे डेंगी के बारे में। बहुत सारे हमने प्रोग्राम इस पे किए हैं, लेकिन उसके बावजूद रिफ्रेशर प्रोग्राम होना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो लोग इन प्रोग्राम्स को मिस कर चुके हैं या फिर भूल गए हैं इसके बारे में एहतियातें क्या क्या करनी है अगर खुदा ना खास्ता किसी को डेंगी हो जाता है, या फिर डेंगी से बचने के लिए शुरू से हमें क्या क्या ऐसी एहतियातें करनी है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। सबसे पहले तो आपने अपने घर के इर्द गिर्द पानी का खड़ा होना, जैसे गंदा पानी अगर खड़ा होगा उसमें मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर साफ़ पानी आपके घर में स्टोर किया हुआ है और वो खुला हुआ रखा है तो उसके ऊपर डेंगी का मच्छर जो है वो अंडे देता है और इस तरह वहाँ उनकी ग्रोथ होती है। खुला पानी जैसे आपके वॉशरूम्स हैं उसमें टब में, क्योंकि कराची जैसे इलाके में ऐसा है कि पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो लोग साफ़ पानी वॉशरूम्स में रखते हैं, बाल्टी टब्स वगैरह में। तो आपने कोशिश करनी है कि उसको कवर करें। किचन में भी पानी खुला हुआ रखा होता है, स्टोर किया हुआ, उसको भी आप कवर करके रखें। इसके अलावा इंडोर प्लांट्स अक्सर लोगों ने लगाए हुए होते हैं जिसमें पानी होता है, उस पर भी ये मच्छर ग्रो कर सकते हैं, तो उनको भी कवर रखें। ओवरहेड टैंक्स हैं जो आपके पानी के, उन्हें कवर करके रखें। गर्ल्स के जितने भी साफ़ पानी की आपके स्टोरेज के जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको कवर करके रखें, ताकि अगर इनको ये जगह नहीं मिलेगी जहाँ वो अंडे दें और उनकी नस्ल आगे बढ़े। तो ये सबसे बड़ी एहतियात है। दूसरी एहतियात ये है कि आपने अपनी खिड़की और दरवाज़ों में आपने उनको बंद नहीं करना। बंद करने से वेंटिलेशन ख़त्म हो जाती है। आपने उसके ऊपर नेट, बारीक जाली जो है वो लगाएं, ताकि हवा की भी आमदोरफ्त हो। हर बीमारी से बचने के लिए हमारे लंग्स या फेफड़ों का प्रॉपर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए ताज़ा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो खिड़की और दरवाज़ों में आपने जाली का इस्तेमाल करना है ताकि मच्छर अंदर ना आ सके, और इन्हीं एहतियात और स्प्रे करें प्रॉपर, घर में गंदगी और इन सारी चीज़ों से बचते रहें। जी, एक ख़बर है कि वो हमारे जो, क्योंकि आप तक जो पूरी प्रोग्राम पहुंचते हैं, इसके ऑपरेशन कंट्रोलर ऑपरेशन जो हैं वो रिजवान बासित साहब हैं और उनकी तबीयत नासाज है, उनकी एंजियोग्राफी हुई है। तो आप सब सुनने वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे आप उनके लिए दुआ कीजिए। हमारे रिजवान बासित साहब जो हैं इस वक्त RB के नाम से जो मशहूर है, जी RB रिजवान बासित, और उनके लिए आप दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तमाम जो लोग इस वक्त तकलीफ़ में हैं, बीमार हैं, उन तमाम के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों को हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप हमारे साथ जुड़े होते हैं और एक दूसरे की सेहत के लिए दुआ कीजिए। और आप जैसे स्पेशली मैंने कहा है कि रिजवान बासित साहब के लिए हमारे जो कंट्रोलर ऑपरेशन है
उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। उनकी आवाज़ आप तक पहुंचती है, बड़ी गरजदार आवाज़, बड़ी मोहब्बत वाली और बहुत ही स्मार्ट और ख़ूबसूरत इंसान, उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनको बच्चों के सर पर उनका साया हमेशा कायम रखे। जी बिल्कुल, हम आज बात कर रहे थे डेंगू के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये थी कुछ एहतियातें जो आपने डेंगू होने से पहले करनी है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को डेंगू वायरस ने अटैक कर लिया है, उस मच्छर ने काट लिया है जिसके अंदर ये जरासीम होते हैं, वो जरासीम होने के बाद जो है, अगर आपको तेज़ बुखार चढ़ता है, उसके साथ साथ आपको नौज़िया, वोमिटिंग, सर्दी लगना, सर में दर्द होना, इस तरह की अलामात ज़ाहिर होती हैं। और क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल डेंगू का अटैक हो रहा है, तो फ़ौरी तौर पे जो है ख़ुद से कोई भी आपने मेडिकेशन नहीं लेनी। जैसे डेंगू में आप सबको पता है कि खून जो है वो पतला हो जाता है, किसी भी हिस्से से जो है प्लेटलेट्स, जो एक ख़ास किस्म के हमारे सेल्स होते हैं जो खून को जमाते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स कम होने की वजह से खून पतला हो जाता है, और खून अगर निकले, कहीं से भी कोई कट हो या चोट लगे, तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो कोशिश यही करनी है कि अगर आपको तेज़ बुखार हो रहा है, सर में दर्द, उल्टी, वोमिटिंग, वीकनेस, इस तरह की कोई चीज़ें या फ्लू जैसी अलामात हो रही हैं, तो ख़ुद से कोई सेल्फ मेडिकेशन आपने नहीं करनी। आपने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपका सिंपल टेस्ट कराएगा, उससे उसको अंदाज़ा हो जाएगा खुदा ना खास्ता कोई मलेरिया ने अटैक तो नहीं किया। बिल्कुल, डेंगू ने अटैक तो नहीं किया। उसमें ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपके पहले से थिनर ले रहे होते हैं, ब्लड थिन ले रहे होते हैं, क्योंकि वो अगर कोई दिल की तकलीफ़ है और कार्डियो तक वो पहुँचे हैं या हाइपरटेंसिव हैं, तो डॉक्टर उनको एक थिनर दे रहा होता है, और डिस्प्रिन की शक्ल में या हम और कोई मेडिसिन की शक्ल में, तो थिनर वो ले रहे होते हैं। थिनर्स लेने से भी प्लेटलेट्स कमी होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी पेन किलर में, या जो सर दर्द है, जिस्म दर्द है, तो डिस्प्रिन जो है टैबलेट वो ज़रूर लेते हैं। और एहतियात कीजिए, क्योंकि इन दिनों में अगर बुखार है तो आपने उस बुखार में डिस्प्रिन नहीं लेनी, और इसकी वजह ये होती है कि ये ब्लड थिन करता है, और ऑलरेडी क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उससे ब्लड थिन होता है। आपने देखा होगा कि जब कभी बुखार होता है, अब किसी डेंगू के मरीज़ को अगर आपने देखा हो, तो उसके जिस्म पे नीले नीले धब्बे पड़ते हैं, तो वो एक्चुअली अंदरूनी तौर पे वो ब्लीड कर चुका होता है। तो इसीलिए प्लेटलेट्स अगर कम हो रहे हैं, आपको डॉक्टर सीबीसी करवाएगा, ब्लड टेस्ट करवाएगा, जैसे पता चलता है कि प्लेटलेट्स की क्या नौइयत है, क्या चल रहा है। और इसके अलावा डॉक्टर एहतियात के लिए बोलता है। इसमें कोई एंटीबायोटिक, किसी भी किस्म की कोई चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है, सिर्फ एहतियात की ज़रूरत होती है। ये 6 से 7 दिन के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। सिर्फ करना क्या होता है, करना ये होता है कि आपने एक्सर्शन नहीं करनी होती, आपने कोई ऐसा वज़नी काम या थका देने वाला काम नहीं करना होता, आपने रेस्ट करना होता है, और कोशिश करनी होती है कि जब बुखार हो जाए तो ऐसी तंग जगहों पे या ऐसे सफोकेशन जहाँ पे हो रही हो, तंग माहौल में से आप निकल जाइए, थोड़ा हवादार कमरे में आप लेटें। और तंग जगह से इसलिए कि अगर खुदा न खासा इस बुखार के हालत में अगर आपको कहीं कट लग जाए, कोई चोट लग जाए, कोई घुटना कहीं टकरा जाए, तो वहाँ ब्लीड हो सकता है। और नील पड़ जाने का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। तो आप डॉक्टर्स के साथ अटैच रहते हैं, डॉक्टर आपका सीबीसी करवा रहा होता है। प्लेटलेट्स कम होने का मतलब ये नहीं है खुदा न खासा कोई ख़तरनाक सिचुएशन हो गई है, लेकिन अगर वो एक ख़ास तादाद से नीचे हो जाता है तो फिर ये ख़तरनाक हो सकता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि डॉक्टर से आपने रुजू करना है। और इसमें आप देखें, आयात सुनना, जिसे कहते हैं कि आप कुरानी, स्पेशली सूरह रहमान सुनना, ये बहुत ज़्यादा अथेंटिक है, लेकिन साथ साथ इलाज भी ज़रूरी है। आप उसे भी सुनिए। और इसके अलावा यह है, बहुत सारे लोग पपीते के पत्ते और दूसरी चीज़ों को एकदम लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पेट ख़राब हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं। लेकिन एहतियात के साथ, और लिक्विड तो आपने लेना ही है, ज़ाहिर है कि लिक्विड लेंगे, जूसेस लेंगे। डब्बों वाले जूसेस से आपने परहेज़ करना है, ताज़ा फलों के जूसेस आप ले सकते हैं। इसके अलावा यह है कि मिर्चों वाले खाने और तली हुई चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आपको अल्सर हो जाए, आपको अंदर खुदा न खासा स्टमक में भी ब्लीड हो सकता है। तो इसलिए एहतियात करनी है, ख़ासकर मुंह में छाले हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अब ऐसी सूरत में अगर बुखार इन दिनों में डेंगू के मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, और मलेरिया, क्योंकि इससे हम बात हमेशा करते हैं कि मच्छर की वजह से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया होता है। तो आप मच्छरों से परहेज़ कीजिए। डॉक्टर शबाना ने शुरू में बताया कि परहेज़ कैसे करना है, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक फ़ोन कॉल के ज़रिए।
0315 0008824। जी, आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात। जैसे अभी आपको बताया, आप डायल कर सकते हैं 0315 0008824 0315 इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें फेसबुक पे लाइव ज्वाइन करते जा रहे हैं। सैयद मोहम्मद वकास रियाज साहब ने ज्वाइन किया है, सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कहा है भूख कम लगना, वजन कम होना। ये सवाल आपने कल भी किया था, हमने आपको इसका जवाब दिया था, फिर भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। मोहम्मद खान जतोई, दरगाह चौक शरीफ, मोहम्मद खान जतोई, मोहम्मद लुकमान जतोई, उन्होंने प्रोग्राम की तारीफ की है, बहुत शुक्रिया। दरगाह फिर दोबारा उन्होंने वही अपना एड्रेस लिखा है और ज़बरदस्त कंपेयरिंग, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोग हैं साथ साथ ज्वाइन करते जा रहे हैं, हम इनके मैसेजेस भी आपको सुनाते जाएंगे और उसके साथ साथ हम डेंगू के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। और इसके साथ साथ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी कॉल्स भी लेते जाएं। फर्स्ट कॉलर लेते हैं, उसके बाद हम साथ में मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। जी, हेलो हेलो, जी जोर से बोले, अस्सलाम वालेकुम। कौन? हेलो, कट गई जी कॉल। बिल्कुल, जैसे हमने ये आपको समझाया कि अगर डेंगू अगर किसी को हो भी जाता है, अक्सर लोगों का ये है कि अगर डेंगू हो गया तो लोग बड़े पैनिक हो जाते हैं और हॉस्पिटल्स में एक शोर और ऐसा फड्डे शुरू हो जाते हैं कि डॉक्टर्स हमें एडमिट नहीं कर रहे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो, मेरा ख्याल कोई टेक्निकल फॉल्ट है, शायद आवाज़ नहीं आ रही हमें। कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। जी बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है हॉस्पिटल आके इमरजेंसी में अगर किसी के पेशेंट का डायग्नोज हो गया है कि उसको डेंगू है या खुदा ना खास्ता कोई और बीमारी, तो लोग इमरजेंसी में शोर मार पीट डॉक्टर से शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं आप हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे और हमारे पेशेंट्स को एडमिट नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये होती है, देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से डॉक्टर ये समझते हैं कि हम जो है टेक्निकल वजूहात की वजह से हमारे तक कॉलर की आवाज़ नहीं आ रही। एक दफ़ा चेक कर तो लेते हैं। हम अब देखते हेलो, हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं औरंग टाउन से बात कर रहा हूँ, गुलाम चल, मुर्तज़ा। हाँ ठीक जी जी ठीक, जी जी बोलिए गुलाम जी मुर्तज़ा। जी जी, मेरी वाइफ का थोड़ा मसला है, वो मशवरा करना था आप लोगों से। जी जी जी, जी तो मेरी वाइफ तकरीबन 7-8 महीने पहले मार्केट में गिर गई थी, सौदा लेने गई थी ना। जी जी अच्छा ठीक है। तो उनके उल्टे पाँव में मकसद चोट लगी, तो वो चोट मकसद महसूस नहीं हुआ, अंदरूनी चोट लगी ना। ठीक है। तो अंदरूनी चोट लगने के बाद जो है मैंने मालिश भी करवाई, डॉक्टरों को भी दिखाया, दवाई वगैरह एक्सरे वगैरह सब करवाया मैंने अच्छा, ना। पैर पे आप कह रहे हैं तो टखने पे कह रहे हैं, पैर के ऊपर या घुटने पे कहें? ये अंदरूनी चोट लगी है, मकसद पूरी टांग में दर्द आ रहा है। जब वो चोट लगी थी ना, अंदरूनी चोट जो लगी थी उसके दूसरे दिन जो है पाँव काला पड़ गया एकदम। ओके, नील पड़ अच्छा, गया। नील हो गया। हाँ, नील नील सा पड़ा, नील के बाद वो काला कालापन एकदम शुरू हो गया, पता नहीं टिश्यू फटा है क्या फटा। ठीक। अच्छा और मैंने अपना कतर में भी दिखवाया और भी डॉक्टर को दिखाया मैंने ना, सकिया सन पे भी डॉक्टर को दिखाया मैंने ना। अच्छा तो वो एक्सरे भी दिखाया मैंने। अब वो एक्सरे के अंदर थोड़ा घुटनों में गैप भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा मगर जो असल चोट थी ना, उसका मकसद है डॉक्टर नहीं बता रहे ना, उसका इलाज कर रहे हैं। मैं मालिश भी मैंने कर ली, मेडिसिन भी महंगी से महंगी खिला दी अच्छा घर ठीक, वाली को ना। एक मिनट मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पैर के ऊपर किस जगह है, पैर के ऊपर है नील पड़ा हुआ? ये मकसद है पूरे पाँव में, मकसद जैसे घुटने से लेके और ये कमर तक जो है ना, जी जी जैसे एक तो खिंचाव होता है और ये नीला नीला सा जैसे पड़ा हुआ था हल्का हल्का, उसके बाद तो पूरा पाँव काला पड़ गया उसका। अच्छा ठीक है। और किचन में जैसे खड़ी होकर बनाती है ना खाना, तो नहीं पका सकती वो, एकदम मकसद है खिंचाव शुरू हो जाता है कमर अच्छा, में डॉक्टरों ने पाँव कहा में क्या, तकलीफ। डॉक्टरों ने कहा क्या दवाई के अलावा? डॉक्टर ने ये बोला 3 महीने तक ये मेडिसिन खाएं, इंशाल्लाह सही हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है। तो 3 महीने की जगह 4-4 महीने तक मैंने मेडिसिन भी खिला ली, एक से एक मेडिसिन खिला ली। ठीक है। विटामिन डी के एक्सरे कैप्सूल भी आपने खिला कहाँ का दिए। करवाया था, एक्सरे कहाँ का करवाया था? ये 5 नंबर से कराया था मैंने नहीं ना। नहीं, जिस समय किस जगह का एक्सरे कराया था, घुटने का? ये दोनों टांगों का करवाया था मैंने ना। अच्छा, अब आपको एक मशवरा देंगे तो वो आपने उस पर अमल करना है, इंशाल्लाह इस डायग्नोसिस हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने जहां में हम बताएं वहीं दिखाना है। आप उनकी उम्र कितनी है, उनकी? 50। शुगर है उन्हें?
हाँ शुगर मकसद हल्का है, 130 है। बगैर खाने के? मकसद जैसे एक दफा खाना खाने से पहले चेक करवाया था, तकरीबन 127 आया था। अच्छा, और खाना खाने के बाद जो है ना 145 आया था। ठीक है शुगर तो आपकी। अच्छा बस ठीक है, आपको बताते हैं। और अभी फिलहाल कोई इलाज नहीं चल रहा उनका? अभी बस ज्यादा दर्द होता है तो वो टीका लगवा लेता हूँ और मैं दवाई दिला अच्छा, देता हूँ, अब तो आपने ये करना है। नाम क्या आपने बताया? गुलाम मुर्तजा। ये कहाँ रहते हो आप? ये औरंगी टाउन 10 नंबर। अच्छा ठीक है, आपने कतर में दिखा। अभी आप गौर से सुनिएगा, हमारे साथ बल्कि जुड़े रहिए, बस हो सकता है कोई सवाल हम करें तो आप सुनिए जी मैं जी क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बीच में आप थोड़ा सा मुझे वो नहीं दीजिएगा, डिस्टर्ब नहीं जी कीजिएगा, जी ठीक है? मैं बताता हूँ आपको। एक तो जी ये जी है कि आपकी वाइफ के साथ जो है आपने जो एक्सरे कराया है, उनकी कमर का एक एक्सरे करवाना है आपने, ठीक है? आप कमर का जी एक्सरे जी करवाना है। जब वो गिरी होंगी तो इनके हो सकता है कमर पे प्रेशर आया हो, जिसकी वजह से इनका जो टांग में दर्द आ रहा है वो आपको हो सकता है नस दब रही हो, नस स्ciatic नर्व जो है उसमें जोर आ गया हो, वो दब रही हो, ठीक है? एक तो ये आपने कराना है, जी एक्सरे जी कराना है कमर का, ठीक है? और जी इसके जी। अलावा आपने करना क्या है कि इनकी तो थोड़ा सा पॉस्चर को आपने ठीक करना है। पॉस्चर का मतलब ये है जहाँ ये सोती हैं, गद्दे पे सोती हैं या चारपाई पे? ये तख्ते के ऊपर गद्दा बिछा हुआ है ना। ठीक है। पैर लटका के नीचे लटका के बैठती भी हैं तख्त पे? आप कभी कभी लटका लेती तो बेटा गुस्सा करता मेरा ना, तो ठीक है। टांगे नहीं लटका अच्छा, है। जब बैठना हो तो कुर्सी पे बैठना, याद रखना कुर्सी पे बैठना, कुर्सी पे गद्दी लगी होनी चाहिए, जी जी ठीक है? नरम गद्दी, कुर्सी पे जी बैठना है। और तख्त पे बिल्कुल नहीं बैठना, ना टांगे लटका के बैठना, ना पीछे तकिए लगा के लंबी टांगे करके बैठना। तख्त पे बैठना नहीं है, याद रखना। जी बैठना तो कुर्सी पे बैठना। और दूसरी बात यह है कि WC इस्तेमाल नहीं करनी, नीचे वाली जो लेटरिन है वो इस्तेमाल नहीं करनी, जी ठीक है? तीसरा ये है कि खड़े होकर जो खाना बनाती हैं, खड़े होकर इन्होंने काम नहीं करना। जी अब ये सारे काम तो मैंने बता दिए आपको। अब जी आपके लिए कहाँ दिखाना है, कौन सी बेल्ट इस्तेमाल करनी है, वो डॉक्टर शबाना मजीद आपको बता देती हूँ। जी डॉक्टर शबाना। जी चलें ठीक है, आप सुनते रहें, ऑन एयर आपको बता रहे हैं। जी जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप सबसे पहले तो जब आप उनको डॉक्टर साहब ने जैसे गाइड किया है, पहले आप वो सारे टेस्ट करवाएं। उसके बाद जब उसकी जो रिपोर्ट्स आएंगी वो या तो आप हमें फेसबुक पे भेज सकते हैं या फिर आप टेलीफोन करके हमें बता भी सकते हैं। उसके बाद अगर इनकी कमर में दर्द है तो उसके में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह उन्होंने उठना है, बैठना है, पॉस्चर है। इसके लिए ख़ास कमर की बेल्ट होती है जिसे लंबोसेक्रल बेल्ट कहा जाता है। वो इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन के लिए फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आप जाएँ। कतर हॉस्पिटल में भी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ डॉक्टर्स होंगे। आप उनको एक्सरे और सारी कंप्लेंट्स बताएं, वो आपको डायग्नोज करके बाकायदा आपको बेल्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। साथ में आपको उठने बैठने का सारी चीज़ों से आपको आगाह करेंगे। और ये टांग में जो दर्द आ रहा है, पैर में जो दर्द आ रहा है, पॉसिबल है कि ये कमर से आ रहा हो और कमर का आपने एक्सरे नहीं करवाया अभी तक। कमरे का एक्सरे करवा के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में चले जाइए। दवाइयाँ खाने से इसको आराम नहीं आएगा, परहेज़ करना पड़ेगा। जैसे बैठने उठने का परहेज़ बताया, WC मना की है, आलती पालती मार के नहीं बैठना। ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। ये यूं ही बात है कि अगर किसी के दांत में तकलीफ़ हो, डेंटिस्ट के पास वो चला गया, प्रोसीजर करवा लिया, लेकिन आराम आने में कुछ दिन लगते हैं। लेकिन आराम आने से पहले अगर जिस तरफ वो प्रोसीजर कराया उधर कोई चीज़ चबा ले, हड्डी चबा ले, सख्त चीज़ चबा ले तो दर्द नहीं जाता। तो एहतियात क्या करनी है कि आपने उस तरफ कुछ नहीं चबाना। इसी तरह जो कमर की वजह से तकलीफ़ होती है तो कमर में जो सारी इलाज बताए हैं, जो सारे परहेज़ बताए हैं, अगर नहीं करेंगे तो दर्द नहीं जाएगा। एहतियातें करेंगे तो दर्द ऐसा ठीक हो जाएगा। लेकिन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाना होगा, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जो है उनको दिखाना होगा। ठीक है जी, एक और कॉलर लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? डॉक्टर साहब मोहम्मद वकास बात कर रहा हूँ। जी सर। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सारी रोड से। जी ठीक है जी, बोलिए। तो सर डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये सवाल था कि मेरी वालिदा की एज है 48 साल। ठीक है। उनको हार्ट इशू है और जो अभी 28 तारीख को उनको फालिज का दिमाग के ऊपर जो झटके होते हैं वो लगे। अच्छा ठीक। तो उनका 18 महीने के अंदर जो है तकरीबन 30 किलो वजन कम हुआ है। अच्छा। और उनको भूख भी नहीं लग रही। मैंने LFT CBC ब्लड कल्चर टेस्ट करवाए, रिपोर्ट क्लियर है। तो थोड़ी शुगर है उनको? शुगर नहीं है। क्या उम्र है? 48। 48 साल उम्र है, शुगर नहीं है। किस वजह से आपको पता, क्या वजह है, पता है आपको?
शुगर टेस्ट करवाए थे तो उसमें शुगर नहीं आ रही। नहीं, शुगर टेस्ट कौन सा कराया था? HbA1c 3 महीने वाला कराया था या दूसरा टेस्ट करवाए थे? 3 महीने वाला भी कराया था और वो जो हाथ से होता है वो भी करवाया था। अच्छा, ठीक है। और इनका आप मसला क्या है? इनको एक तो वजन कम हो रहा और इनको भूख बहुत कम लग रही है। अच्छा, भूख कम लग रही है तो वजन कम होगा ना, ज़ाहिर है। तो आप उनकी पसंद की कोई चीज़ बना दिया करें अगर उनको पसंद है। आप शादीशुदा हो? जी। शादीशुदा हो तो आप अपनी बेगम से पूछें ना, बेगम उनकी पसंद की चीज़ बना दे। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बेगमा पसंद की भी चीज बना रहे हैं कि जैसे उनको ज्यादा खिलाते तो उनको उल्टी हो जाती। हाँ, उनका मैदे में मसला होगा ना, मैदे की वजह से भी ऐसा हो सकता है। उनको पकाने का उनका टेस्ट करवाया है? नहीं। एक टेस्ट करवा लीजिए उनके ना, पकाने का टेस्ट करवा लीजिए। और वो लेबॉर्ट्री से आपको एक कंटेनर देंगे छोटा सा, तो उसके साथ उनको कहिए कि उनका टेस्ट कर दे। यूरिन का भी एक टेस्ट करवा लीजिए, ठीक है? ठीक है सर। और उनको क्या नाम है, सीने में जलन और तकलीफ तो नहीं होती है? सीने में कभी कभार जलन होती है, जैसे उल्टी आती है उसके बाद। अच्छा, ठीक है। बाकी आप सुनिएगा, डॉक्टर शबाना आपको बताएंगे क्यों डॉक्टर शबाना, क्योंकि इनका ये भी पॉसिबल कि इनका ना लिवर की वजह से इनके मैदे में प्रॉब्लम हो रही हो। जी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे इन्होंने कहा कि इनकी मदर को अभी रिसेंटली कोई अटैक हुआ है, तो इनको एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट होंगे जो कि इनको मेडिसिन भी दे रहे हैं। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उसमें आपको भूख ना लगना, दिल में मतली आ जाना, तो इस तरह की, या कमज़ोरी की अलामात, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो डॉक्टर दे रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो मेरी सबसे पहले तो यही सजेशन होती है, अगर किसी को कोई सीरियस मैटर हुआ है और उनका डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो मेडिसिन भी ले रहे हैं, उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो कोशिश यही करें कि आप एक दफ़ा जाके अपने डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करवा लें। बाकी जैसा कि अब डॉक्टर साहब ने आपको गाइड किया है, लिवर के हिसाब से आपने उन्हें गाइड किया है, तो वो जी जी बिल्कुल। और देखिए, यूरिन का और ब्लड स्टूल का भी एक टेस्ट करवा लें। प्लस ये है कि क्योंकि आप समझते हैं कि डॉक्टर पहले से देख रहा है उनको, तो डॉक्टर को बताइए जाके कि उनको भूख नहीं लग रही और उनका वज़न कम हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मज़ीद वो टेस्ट की अगर ज़रूरत महसूस करेंगे तो वो टेस्ट करवा लेंगे। और किसी एक दफ़ा किसी फिजिशंस को, अच्छे फिजिशंस को चेक करा लीजिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मेडिकल वार्ड्स होते हैं, मेडिकल OPDs होती हैं, तो वहाँ आप चेक करवा सकते हैं। और चेक करवाने के बाद रिपोर्ट हमसे शेयर कीजिए, इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे आपको। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात। आप इसमें हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 0315000824, 0315000824 पे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, अपने प्रॉब्लम से हमें आगाह कर सकते हैं और हम लाइव ऑन एयर आपको उसका जवाब देंगे। और अगर आप उसको प्राइवेसी में चाहते हैं तो भी आप हमें मेंशन कर दें, हम आपको सेपरेटली जो है वो उसका जवाब देंगे। और जैसा कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि आप हमसे सवाल कीजिए और दुआ भी कीजिए कि आप जो सवाल करें अल्लाह ताला हमारी ज़बान में तासीर डाले कि हम उसे प्रॉपर आंसर कर सकें और मुतमईन कर सकें। हमारा प्रोग्राम सिंध पुलिस FM 88.6 हवा के दोष पर आप हमें सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। देखने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और प्लस ये है कि आप ये प्रोग्राम सेहत की बात आपके दिलों में बसा हुआ, दिलों की धड़कनों में सरायत करता हुआ ये प्रोग्राम, और आप इसको शेयर करेंगे तो यकीनन किसी का फ़ायदा होगा और हो सकता है किसी की जान बच जाए। और किसी एक इंसान की जान बचाना मतलब पूरी इंसानियत की जान बचाना है। जी, फेसबुक पे तौकीर गिलानी साहब ने हमें सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया तौकीर गिलानी साहब हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज की अफादियत के बारे में बात किया है, बिल्कुल ठीक है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी दुनिया में हेल्थ को मैनेज करती है, उसके ऊपर रिसर्चेस कर रही होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को सही करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर तजर्बात, रिसर्चेस सब WHO कर रही होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम सबको तकरीबन 5 दिन हफ्ते में वॉक करनी है 30 मिनट की, और उसके साथ साथ 20 मिनट की एक्सरसाइज अपने रोज़ाना का मामूल बनाना है। लेकिन जो लोग शुगर के पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें 5 के बजाय 6 दिन जो है वो 30 मिनट की वॉक जो है रिकमेंड की जाती है। इन केस अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई रिसेंट सर्जरी हुई है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो अपने डॉक्टर से थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में ऑल्ट्रेशन करा सकते हैं, मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। उनके मशवरे के साथ फिर वो उस वॉक का
टाइम और ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी मेडिकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की गाइडलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम डेंगू की बात कर रहे थे, डेंगू में अगर आपके प्लेटलेट्स 20,000 से कम होना शुरू होते हैं तो वो एक डेंजरस जोन में आप आ जाते हैं। इसके लिए फौरी तौर पे आपको हॉस्पिटलाइज होना होगा और हॉस्पिटल होने के बाद अब वो आपको प्लाज्मा या जो भी वो समझता है डॉक्टर उसको मैनेज करेगा और आपको ट्रांसफ्यूजन होगी और इससे भी बड़ी तादाद में पेशेंट जो है वो रिकवर होते हैं। और एक चीज़ और है डॉक्टर शबाना, क्योंकि आपने 25,000 का जिक्र किया, तो ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है 25,000 का इंतज़ार करे, ऐसा भी ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप 1 लाख से नीचे आना शुरू होते हैं तो डॉक्टर के साथ अटैच होना होता है। तो डॉक्टर आपका प्लेटलेट्स या आपका CBC देख रहा होता है और वो ऐसे ही मशवरा दे रहा होता है कि आप रेस्ट करें, और जैसे ही आपके 5-7 दिन गुजरेंगे तो इंशाल्लाह आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और ये आपको एग्जर्शन, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको एग्जर्शन नहीं करना, थकाना नहीं है और कोई हैवी वर्क नहीं करना होता है, रेस्ट करना होता है। और रेस्ट भी ऐसा करना है कि आपके पता चले कि आपने कमर में दर्द कर दिया लेट लेट के, तो आप नरम और जगह पे आपने नहीं लेटना, आपने सोफे पे ज़्यादा देर नहीं बैठना, कोशिश करना कुर्सी पे बैठे और एक पोजीशंस को चेंज करते रहना है। आधे घंटे के बाद आप चेंज कर सकते हैं पोजीशन। तो ये मशवरों पे अमल करके आप यकीनन ज़िंदगी की अच्छी मज़ेदार, जिसे कहते हैं ना कि वो लाइफ गुजार सकते हैं। इसके अलावा ये कि आपको ये प्लेटलेट्स का काउंट बताने का मकसद ये है कि अक्सर औकात जब लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं 4 लाख से जैसे कम होना शुरू होते हैं, 3 लाख 2 लाख, तो लोग पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फौरी तौर पे हॉस्पिटल एडमिट होने के चक्कर में होते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि आप अपने आप को सेफ जोन में रखें। 70,000 तक जो है वो आप बिल्कुल सेफ जोन में, उसके बाद जो जैसे मैंने आपको बताया कम होना शुरू होते हैं तो वो फिर डॉक्टर अपनी सुपरविजन में रखना शुरू करते हैं और फिर उसके हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आपको डेंगू हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, पानी वाटर इनटेक आपने लेना है। जूसेस की अगर आप पानी नहीं पी सकते इतना, जूस ले सकते हैं, सूप की शक्ल में आप ले सकते हैं। कोशिश यही करें कि आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल थोड़ा कम करें क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ों का आप जूसेस की सूरत में, सूप की सूरत में, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें। तेज़ मिर्चों वाली तली हुई चीज़ें अवॉइड करें क्योंकि आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेन में होती है। जब आप इस तरह की हैवी चीज़ें खाएंगे तो वो आपके मैदे के ऊपर असर करेगी और अक्सर आपने देखा है कि डेंगू में अगर आप इसकी एडवांस स्टेज में जाते हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग के भी चांस होते हैं। और ब्रश करते हुए दांतों को, आपके मसूड़ों से खून आ सकता है, बहुत ही सॉफ्टली आपने जो है वो दांतों को ब्रश करना है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके दांतों से खून आ रहा है या आपको वॉशरूम जाते हैं तो आपके स्टूल में आपको महसूस हो रहा है कि ब्लड आ रहा है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है, फौरी तौर पे आप अपने डॉक्टर से रुजू और करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर शबाना ने एक बात बताई है ब्रश करते हुए ना, इसी तरह आप बहुत ज़्यादा टाइट जूते नहीं पहनने, बहुत ज़्यादा हार्ड सोल वाले जूते नहीं पहनने, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत टाइट सॉक्स नहीं पहनने होते, लूज़ कपड़े पहनने होते, अज़ारबंद को बहुत टाइट करके नहीं बांधना होता, इसी तरह बेल्ट को टाइट करके नहीं बांधना होता। तो आपने कोशिश करनी होती है कि ढीले कपड़े, थोड़े से नरम कपड़े पहनने, और इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने देखा है कि शुगर के पेशेंट का एहतियात करते हैं जूते के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कपड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी एक कॉलर ले लेते हैं फिर। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खालिद बोल रहा हूँ नॉर्थ इस्लामाबाद से। जी सर। जी खालिद साहब, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत से लोगों को फायदा पहुंचता है। बहुत Thank you शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया। आज आज अच्छा, डेंगू पे हम आज शो कर रहे हैं। आपको कैसा कुछ पूछना है इस बारे में? अच्छा, इस बारे में तो नहीं, एक और मसला करना था। जी जी। 2 महीने पहले मैंने वजन उठाया तो मेरी कमर में तकलीफ हो गई। ठीक है। तो हड्डी के डॉक्टर के पास मैं गया, MRI और एक्सरे भी करवाया। अच्छा। तो काफी हद तक कम हो गया, लेकिन वो सही नहीं हो रहा है। अच्छा। बल्कि अब दोबारा बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। सुबह को उठने के बाद काफी होती तकलीफ होती है, फिर वो दूसरे कमरे में जाके सर ऊपर करके जब लेटता हूँ तो कम हो जाता है। रोज काफी अरसे से यही हो रहा है। अच्छा, आप प्रोग्राम तो अगर आप जी प्रोग्राम आप शुरू से सुन रहे हैं? नहीं, शुरू से तो मैं फोन लगाने में लगा हुआ हूँ, तो प्रोग्राम में सुन नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। एज कितनी है आपकी? आपका शुरू में सुना था, इसके बाद जब पता चल गया कि आप लोग आ चुके हैं तो इसके बाद मैं नंबर मिलाने में लग गया। अच्छा, एज कितनी है तो आपकी? आप नंबर मिलाए। एज बताइए। एज है 35 साल।
अच्छा, काम क्या करते हैं आप? काम बैठने का ही करते हैं, तो बैठने का क्या काम, कितनी देर बैठते हैं आप? लिखने का मुस्तकिल ऑफिस सुबह वर्क से है शाम तक। ओह, हाँ। ओके ओके। अच्छा, ये क्योंकि मैंने प्रोग्राम इसलिए पूछा, शुरू से सुन रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में पहले भी इसी तरह का एक सवाल आया था, तो उसका मैंने आंसर बड़ी डिटेल में दिया है। चलिए आपको भी बता देता हूँ। आपने कोशिश ये करनी, क्योंकि आपको लेटने से प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए आपने सख्त जगह पे लेटना है, नरम गद्दे पे नहीं लेटना आपने, जिसमें तो झूल नरम तो नहीं लेटता, वो तो जो बिस्तर है ना वो लकड़ी का ही है, ठीक है, उसके ऊपर उस गद्दा पर गद्दा बिछाते बिछा हो हुआ है। आप? अच्छा, गद्दा एक बिछा, एक हाँ आपने गद्दा बिछाओ। MRI आपका आया था, तो उसमें क्या आया है MRI में? उसमें डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि कोई नस का कुछ मसला है, अच्छा, कंप्रेशन हो रहा है नर्व का। या तो आप कोई ऐसे डॉक्टर को बता दें उनके पास मैं दोबारा जाके उनको दिखा दूं। अच्छा, नहीं, क्योंकि आप बहुत देर से फ़ोन के में ट्राई कर रहे थे, तो रेडियो आप सुनेंगे तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं। आप ऑन एयर सुनिए, आपको बताते हैं, ठीक है? किसी के हाँ ठीक है, आप बता दें। चलिए, ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ओके। अच्छा, इसी तरह का सवाल पहले भी हमने काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, हमारे एक साहब ने सवाल किया था, और इसी तरह का ये है कि देखिए, मसला ये है कि जब तक तकलीफ़ हो, कमर में दर्द हो, आपने कोशिश करनी है नरम जगह पे नहीं लेटना। ये साहब तो वैसे भी तख़्त पे लेटते हैं, अच्छी बात है, और इसके अलावा भी एहतियातें बहुत सारी हैं। इसके अलावा एहतियातें ये हैं कि आपने पीछे टेक लगा के, पीछे तकिया लगा के, लंबी टांगें करके दीवार के साथ या बेड के साथ पीछे टेक लगा के नहीं, लंबी टांगें करके नहीं बैठना। बहुत सारे लोग आलती पालती मार के बेड के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, वो भी नहीं आपने करना। अगर कमर में तकलीफ़ और टांग में दर्द आ रहा है, तो बहुत सारे लोग टांगें लटका के सामने टेबल रख के उस पे खाना खाते हैं, तो कमर हमारी झोल खा जाती है, पीछे खाम आ जाता है। इस तरह नहीं बैठना। चौड़े सोफे पे बैठते हैं तो हम पीछे भी थोड़े से ढीले होकर बैठते हैं, तो ढीले होने की वजह से हमारी कमर में अगर तकलीफ़ है, जो टांग में नस आती है, शार्टिंग नर्व, वो दबती है, तो इस तरह पोजीशन में भी नहीं बैठना। फिर बैठे कैसे? आपने आलती पालती नहीं बांधना, ठीक है? चौड़ी जगह पे नहीं बैठना, कुर्सी पे बैठना है। कुर्सी आपकी कुशन वाली होनी चाहिए। अगर ये इस तरह की तकलीफ़ है, जिसको शैटिंग नर्व कंप्रेशन वगैरह हो रहा है, टांग में दर्द आ रहा है, तो आपने WC इस्तेमाल नहीं करनी, कमोड इस्तेमाल करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और फिर आपने दवाई खाने से आपको वक्ती तौर पे अगर आराम आता है, रात को लेटे रहने के बाद जब सुबह उठते हैं तो तकलीफ़ आती है, तो आपने दवाई तो खानी है, लेकिन फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाना है। फिज़ियोथेरेपिस्ट जो डॉक्टर हैं उनको जाके दिखाना है, तो वो आपकी कमर का मुआयना करेंगे। अगर एक्सरे आपने कराया तो साथ ले जाइए, और MRI वगैरह साथ ले जाइए, तो वो आपका इलाज करेंगे, मशीन लगाएंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, एक और कॉलर लेते हैं। हेलो 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 जी, मेरा ख्याल है कॉलर वो मिलाकर फिर भूल गए, तो एक और कॉलर है। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। मैं समीना बात कर रही हूँ। हम कराची बैठ गए। मेरे साथ में मेरी बहन है, उसको जो टांग में ना, उनकी टांग में ना ऊपर वाले हिस्से से ना दर्द खिंचाव होता है ना। जी जी। कितनी उम्र है उनकी? तो डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि ना ऐसी कोई बात नहीं, सही हो जाएगी, दवाई दी है, कुछ बोला नहीं ना। बोले आपने कोई वजन वाली चीज उठाई, इस वजह से हुआ। उसकी प्रॉपर हफ्ते की दवाई भी खा ली, लेकिन अभी वह फर्क नहीं आ रहा। अब वह बैठती है तो सुबह खिंचाव महसूस होता है, या कोई वजन उठाती है तो मेहरबानी दर्द होती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप बता दें। समीना, आप प्रोग्राम अभी सुन रही थी? अभी मैंने एक पेशेंट के बारे में अभी जिक्र करा था, बल्कि 2 को बताया। जी जी हाँ, मैंने आज सुना, शायद आप कमर के दर्द के बारे में शो कर रहे थे ना। इनको भी इसी तरह, और इसी तरह मैंने फिजियो के लिए बताया था, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में चले जाएं, ठीक है? जी जी। अब आपके लिए भी वही है, आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाइए और फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए। वो कमर की वजह से ये तकलीफ हो रही है, और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। दवाई लेने से वक्ती आराम आएगा, लेकिन जो पोजीशंस बैठने उठने की बताई हैं, अगर वो अमल करेंगी तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर उसी तरह दोबारा से बैठे उठेंगी और WC इस्तेमाल करेंगी तो फिर दर्द हो सकता है। ठीक है जी। हाँ, ये मेरी बहन का इश्यू था ना, मेरी बहन को मकसद है। मेरा मसला, मैं एक्सरसाइज करती हूँ। आपने जो 15 की एक्सरसाइज बताई थी कि घुटने में दर्द नहीं होता, वो भी मैं माशाल्लाह भी बहुत फायदे चिड़िया फूल चढ़ लेती हूँ, इतनी परेशानी नहीं होती है। इनको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ले जाइए, ठीक है? इनको मशवरा दीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए। डॉक्टर जो है फिजियोथेरेपिस्ट, उनको दिखाएं, फिर इंशाल्लाह वो कोई मशीन
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी माशाल्लाह, आपने बहुत डिटेल बताया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप खुश हो, आबाद रहो। ओके, थैंक यू आमीन ज़्यादा। आमीन, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा डॉक्टर शुभाना, अब हमने एक चीज़ नोट की है कि आप आज लाइन से हमारे पास जो पेशेंट की कॉल्स आ रही हैं वो नॉर्मली टांग में दर्द है, कमर में की वजह से कोई इस जी, तरह की। कमर के दर्द पे तो हमने पूरा शो भी एक किया अभी पिछले से, मेरे ख्याल पिछले हफ्ते, उसमें हमने वैसे नॉर्मली करते तो रहते ही हम लोग, लेकिन बात यह है हम आज डेंगू पे बात करें तो डेंगू की मेरे ख्याल में कोई ऐसा सवाल नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है डेंगू हुआ नहीं किसी हाँ, को। लेकिन यह है कि कमर की वजह से, और कमर में दर्द होने सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम वज़न उठा लेते हैं, और दूसरी बात यह है कि हम WC पे बैठते हैं। बूढ़े लोग स्पेशली, उनको WC इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जो 30 से ऊपर के लोग हैं वो, हम बूढ़े तो नहीं उनको कहते, लेकिन उस वक्त मसल्स वीक हो जाते हैं क्योंकि एक्सरसाइज नहीं है, आपकी वॉक नहीं है, विटामिन डी कम है। विटामिन डी भी पूरा होना ज़रूरी है। विटामिन डी अगर कम है तो वो आप पूरा कीजिए, क्योंकि हमारी पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 70% डेफिशिएंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे मसल्स इतने स्ट्रेच नहीं हुए हुए होते, इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज 20 मिनट की आप ज़रूर करें। अब अगर हम फर्नीचर भी ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वॉशरूम भी ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मसल्स इतने सख्त हुए हुए होते हैं, तो हम जब कोई पोजीशन ऐसी लेते हैं तो हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती उस पोजीशन को। तो इसीलिए कहा जाता है पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है। पानी पीने से आपके मसल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं, यानी उनके अंदर लचक ज़्यादा पैदा होती है। तो पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है। उसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी को कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो आपने वो जनरल एक्सरसाइज नहीं करनी जो आप यूट्यूब पे या गूगल पे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कमर के दर्द में हम लोग रिकमेंड नहीं करते, या घुटने में अगर दर्द है तो वो एक्सरसाइजेज आप नहीं कर सकते। तो अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बगैर डॉक्टर के, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के या अपने ट्रेनर के मशवरे के बगैर जो है वो आप एक्सरसाइज ना करें। हाँ, अलबत्ता अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं पे जाना तो सिंपल आप वॉक करें। वॉक जो है वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको कोई ख़तरा नहीं होता, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। चप्पल पहन के कभी वॉक नहीं करनी, और पेशावरी चप्पल या इस टाइप की चप्पलों से नहीं करनी। हमेशा जॉगर्स पहने और जॉगर्स पहन के आप वॉक करें। और एक चीज़ और भी है कि हम अक्सर किसी से सवाल करते हैं डॉक्टर शुभाना, तो हम ये जी। पूछते हैं कि आप एक्सरसाइज करते हो, तो कहते हैं हम सारा दिन ही काम करते रहते हैं, इतना वर्क करते हैं कि हम तो थक जाते हैं, तो सारा दिन हमारी एक्सरसाइज होती रहती है। तो ये भी डॉक्टर शुभाना आप थोड़ा सा बता दें डिटेल में, क्योंकि एक्सरसाइज है क्या। तो क्योंकि एक्सरसाइज बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम इतना काम करते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज वो हो जाती है। एक्सरसाइज के बारे में तो आपने बहुत दफ़ा बताया है कि प्लान मूवमेंट है। अगर आपने कोई चीज़ एक ख़ास पर्टिकुलर टाइम, एक मतलब सपोज आपने 20 मिनट आपने अपनी घड़ी में फ़िक्स किया और 20 मिनट में वही मूवमेंट जो आप करें, फ़र्ज़ करें आप चक्कर लगा रहे हैं तो उसको रिपीट करना है आपने। 20 मिनट में उसी मूवमेंट को रिपीट करना होता है, उसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। अब अगर आप खड़े हैं तो आपका कोई रिदम नहीं है, आप खड़े हैं 20 मिनट तक खड़े हैं, लेकिन वो आपका टाइम नहीं कहलाता, वो एक्सर्शन कहलाती है। आप इसमें कहते हैं स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी। स्केलेटल मसल्स उन्हें कहते हैं जो मूवमेंट करते हैं हमारी बॉडी की। तो प्लान किया हुआ हो, एक ख़ास टाइम में रिपीटेड मूवमेंट हो आपके स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल यानी आपकी बॉडी के मसल्स मूवमेंट में हो, उसको हम जो है एक्सरसाइज कहते हैं। लेकिन आप लोग जब खड़े हैं तो सिर्फ आपके कुछ ख़ास जॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वज़न आ रहा है, कुछ जॉइंट्स आपके रिलैक्स हैं, तो ये जो है वो एक्सरसाइज में नहीं अरे आता। बहुत सारे लोग तो ये हैं कि वो कहते हैं कि भाई एक्सरसाइज, देखें हर बंदे का वैसे एक बात डॉक्टर शुभाना ये है कि लोग जो हैं एक्सरसाइज करते हैं उनमें से बहुत भागते हैं, क्योंकि अगर हम कहें कि भाई आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तो वो कहते हैं कि जी सारा दिन ही हम थके इतने होते तो एक्सरसाइज कहाँ करेंगे। लेकिन याद रखिए कि जब आप एक्सरसाइज करने की आदत डाल लेंगे, वॉक करने की आदत डाल लेंगे, तो आपको इतना मज़ा आएगा कि आप उसके बगैर रह भी नहीं सकेंगे। फिर आपको खुद देखें, अगर जो बॉडी बिल्डर है या जिम ज्वाइन करते हैं जो लोग, जब उनके मसल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, वो अपनी बॉडी को देख के इतने खुश होते हैं कि उनका जी चाहता है कि अब इसको ना छोड़ा जाए। इसी तरह जब आप वॉक करते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है, आपके अंदर एक काम करने की सलाहियत और बढ़ जाती है, तो आप थकते नहीं हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस नहीं फूलता, तो फिर आपका जी चाहता है आप वॉक करें। तो वॉक ज़रूरी है जिस्म के लिए। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, याद रखिएगा कि आपका वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, एज के साथ साथ वज़न भी बढ़ता है। तो एज के साथ साथ वज़न अगर मेंटेन रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, और खाना जो है जैसे कहते हैं कि आप बैलेंस डाइट लेते हैं, तो यकीनन
बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या गुटखा, पान, चालिया इस तरह की चीज़ें खाते हैं और चाय ज़्यादा पीते हैं, तो फिर तो वो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला होने के उनके चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है बुढ़ापे में। तो उसके साथ फिर आपकी वॉक भी नहीं है, हेल्दी डाइट भी नहीं है, और फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो फिर क्या होगा, फिर बीमारी होगी। तो इसलिए उस वक्त से बचने के लिए आपको पहले से अपने आप को प्लान करना होता है, और आपने ज़िंदगी के मज़े लीजिए, सुबह सवेरे उठिए, नमाज़ पढ़िए और ताज़ा हवा में सांस लीजिए, और ये ताज़ा हवा आपको फिर बुढ़ापे में बड़ी काम आती है, फिर आप हमेशा यंग नज़र आते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं यार अभी तो आप जवान लग रहे हैं, तो जवान बिल्कुल जी, इसीलिए बिल्कुल। लगते हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा ये है कि एक्सरसाइज करने में आपको हेजिटेशन और तकलीफ उस वक्त होती है जब आप फौरी तौर पे खड़े होकर एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी दर्द करना शुरू कर देती है, दुखना शुरू कर देती है। कभी भी एक्सरसाइज एकदम से, अगर पहली दफ़ा आप करें एकदम से, या दूसरी दफ़ा जब भी आप करें, वार्म अप किए बगैर अपनी बॉडी को आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। ख़वातीन जो घर में भी एक्सरसाइज करती हैं, पहले हल्के फुल्के थोड़ा सा चलें, अपने हाथ पैर स्लो हिलाएं, वार्म अप हो जाए, जब हीट प्रोड्यूस हो जाए आपकी बॉडी में, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज करें। अगर आप बगैर वार्म अप के एक्सरसाइज करेंगे, आपका मसल पुल हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और दूसरे दिन आप एक्सरसाइज के काबिल नहीं रहेंगे। हमेशा कोशिश करनी है कि आपने अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। आप देखें तो आपका दिल नहीं चाह रहा, आप बहुत थके हुए हैं, आपने एक्सरसाइज जैसे ही शुरू की हल्की फुल्की, कभी भी एकदम से सख्त एक्सरसाइज आपने नहीं करनी, ये जहन में रखें। हमेशा हल्की फुल्की एक्सरसाइज से आप शुरू करें, आपकी सर्कुलेशन वैसे ही इंक्रीज होगी। और ये एक मेडिकल का असूल है कि आपकी जब चर्बी पिघलती है तो ज़रूर सबसे पहले उस जगह से पिघलती है जहाँ जमा होती है। तो ये मत सोचें कि मैंने अगर ये एक्सरसाइज नहीं की है तो उस वक्त तक वहाँ की चर्बी नहीं। अगर आप ओवरऑल आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्न हो रही हैं तो आपका वेट भी लॉस होगा और आपके मसल्स भी डेवलप होंगे। स्लो एक्सरसाइज करें और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है उस एक्सरसाइज को बढ़ाएं। और आप ये देखें, जब एक्सरसाइज आप ख़त्म करेंगे, जो थकान, जो प्रॉब्लम आपको महसूस हो रहा था, आप एकदम से अपनी बॉडी को हल्का और फुल्का इसीलिए महसूस तो कहा करेंगे। जाता है कि अगर आप वॉक कर सकते हैं तो रुके मत, और अगर आपको उठने बैठने की सलाहियत है तो आप बैठे मत, और अगर आप बैठ सकते हैं तो लेटे मत। अगर आप लेट गए तो हमारे बूढ़े जो हैं अमूमन आपने देखा होगा कि वो लेट जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, हमारे बुज़ुर्गों को, माँ बाप को, क्योंकि जब वो लेट जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है, ये बेटियां देखती हैं तो वो एक तूफ़ान बर्पा कर देती हैं कि हमारी माँ को उठना पड़ा, तकलीफ़ हुई। लेकिन आप देखें फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। जो लोग बूढ़े लोग भी 80 साल के, 90 साल के लोग जो हैं आपको वॉक करते हुए नज़र आएंगे, चहल कदमी करते हुए नज़र आएंगे। तो इसीलिए कभी कभी लेके जाया करें, हफ्ते में एक दिन आप प्लान किया करें, बच्चों को भी आदत डालें ताकि वो मोबाइल से दूर रहें। हम कल प्रोग्राम करेंगे मोबाइल से जुड़ने की क्या ख़राबियाँ पैदा होती हैं और जो आपने अपने घरों में देख भी रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चे जो हैं आपकी कहना नहीं मानते, हर वक्त मोबाइलों में लगे रहते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। जी डॉक्टर शबाना, एक कॉलर लास्ट लेते हैं क्योंकि टाइम इतना कम रह गया और अब कॉल खत्म हुई, एक कर ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। था मैंने, आपने कहा था शुगर टेस्ट करवाइएगा, जी तो वो 3 महीना जो उन्होंने की है, उन्होंने फास्टिंग की है और 72 आई है। तो आपको तो आपने कल भी फोन पे यही बात बताई थी, आपकी फास्टिंग की 72 आई है। तो अब वो 3 महीने वाली सवानी दवाई का भी ये पूछना है। 3 महीने वाली आपने नहीं करवाई है? वो नहीं हुई। नहीं, उन्होंने ऑलरेडी सिर्फ फास्टिंग की करवा दी फाइनल। अच्छा, प्रॉब्लम है किसको? इन्हीं को ये, मेरे ख्याल में कॉल पहले आई थी, आपको वीकनेस होती है ना, यही बताया था ना आपने शायद। जी। इसलिए आपको कहा था कि आप HbA1c करवा लें। 3 महीने वाली एक दफ़ा करवा लीजिए। 3 महीने वाले क्या मसला है, उसको एक दफ़ा करा लें ताकि एक आइडिया हो जाए। ठीक है ना? आपको भूख सही लगती है? भूख नहीं लगती सही? भूख तो लगती है मुझे, और मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने थायराइड का टेस्ट कराया कभी? अब बात सुनिए, थायराइड का टेस्ट कभी कराया? आवाज भी आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, अभी आप, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं चाहता हूं कि आपके कॉल का कोई फ़ायदा हो जाए। आप ज़रा सुनिएगा, ऑन एयर सुनिएगा, मैं आपको जवाब देता हूं। जी।
देखिए, सबसे पहले तो ये है, अगर आपको भूख लगती है और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर मसला ये हो सकता है कि खुदा न खासा आपको थायराइड का कोई इशू हो। पर अगर आपको भूख लगती है, खाना भी आप खाती हैं, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, तो आप मैग्नीशियम स्टार्ट कर सकती हैं। मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम मैलेट आती है, मैग्नीशियम साइट्रेट आती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आती है, मैग्नीशियम, बहुत सारी मैग्नीशियम आती है। ग्लाइसिनेट जो है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, या यूँ समझ लीजिए अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फिर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए किसी भी कंपनी की। ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से हमारी बॉडी में जो क्रैम्स आते हैं, मतलब सोते सोते में आपकी टांगें पिंडलियाँ खिंचती हैं, तो ये वजह मैग्नीशियम की कमी होती है। ये नॉर्मली हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला हमारा ये मिनरल है, और ये इलेक्ट्रोलाइट भी है। ये 24 इंपॉर्टेंट मिनरल्स में इसका शुमार होता है। तो एक मैग्नीशियम की टैबलेट रोज़ आप ले सकती हैं, लेकिन सुबह आप नाश्ते के बाद। और इससे क्या होगा कि आपके सिर्फ मसल्स की, बाहर के मसल्स की, जो आप वॉलेंट्री मसल है जिसको आप खुद से मूव करती हैं, उनका ही मूवमेंट बेहतर नहीं होगी, बल्कि आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आपकी आंतों की मूवमेंट और अंदरूनी अज़ा जितने भी हैं उनकी मूवमेंट भी बेहतर हो जाएगी। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो कॉन्स्टिपेशन भी इस वजह से होती है कि क्योंकि आपको या तो शुगर हो और उस वजह से मैग्नीशियम कम होता है, या कोई ऐसी आप स्टेटिन मेडिसिन्स खाते हैं तो जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो या फिर ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन अगर किसी वजह से, डाइट की वजह से, तो भी उसका फ़ायदा हो जाएगा। मैग्नीशियम एक टैबलेट आप रोज़ लें और इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं। जी, एक लास्ट कॉलर लेते हैं। और क्योंकि अब आपको बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का शो तो डेंगू के ऊपर था। और जी, लास्ट कॉलर ले लेते हैं। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल आखिरी वक्त में आपको आखिरी लम्हे जी, 30 क्या सेकंड हाल है हैं। आपके, कैसे हैं आप? खैरियत, अल्लाह का शुक्र है। जी बोले, बस क्योंकि लास्ट मिनट चल रहे हैं, जल्दी जल्दी। हाँ, टाइम बिल्कुल। जी जी। हाँ, आप दुआ कर दीजिए बस। बात ये कि आपने कमर के बारे में बोला, हाँ। तो बात ये कि एक बंदा ऐसा है जिसकी कमर में दर्द नहीं है, अच्छा, ये भी दर्द नहीं है, न घुटनों में, किसी जगह में भी दर्द नहीं। जी जी। लेकिन वो बोलता है कि मेरे कमर में जो है ना गुठली है, अच्छा। एक साइड में बड़ी गुठली और एक साइड में थोड़ी सी बारीक सी छोटी सी गुठली है। तो एक साइड जो है ना बड़ी सी गुठली है, जब उसको हाथ लगाते हैं तो अच्छी खासी बड़ी नजर आती है। तो इसका क्या? ठीक, उसमें तकलीफ तो नहीं है ना उन्हें? नहीं, तकलीफ कोई नहीं। अच्छा, कितने अरसे से दबाए फिर भी तकलीफ नहीं होती? हाँ, तो कुछ फिर नहीं होता, लेकिन अच्छा, गुठली बढ़ तो नहीं रही है? थोड़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दोनों साइड डॉक्टर को दिखाया उन्होंने? नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाया। एक दफ़ा डॉक्टर को आप लोग के हाँ, अभी क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन हम ये मशवरा देंगे एक दफ़ा किसी अच्छे फिजिशियंस को दिखा दे, जी, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। अब आप ऐसा कीजिएगा कि कल के प्रोग्राम में हम फिर इस पर डिस्कस कर लेंगे। अभी शो का वक्त खत्म हो गया, हमें इशारे हो रहे हैं। और बहुत शुक्रिया जावेद साहब, फिर हम बताएंगे। कोई भी अगर ऐसी गुठली महसूस हो रही है जिसका साइज बढ़ा है, तो बिल्कुल आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को दिखाएं। हाँ जी, फिजिशियन को दिखा सकते हैं। और इस वक्त क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, तो आज क्या दिन है डॉक्टर शबाना? आज मंगल। आज मंगल का दिन है। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे कि एक नए टॉपिक के साथ, और आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। जी, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।